हेलो स्टूडेंट्स, आज भी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम अब तक आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12वीं कक्षा की है उसका अब तक कर रहे थे लेसन नंबर 5, वो हमारा कल समापन हो गया था और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेसन नंबर 6 जिसका नाम है मुद्रा। इसके बारे में मुद्रा, अर्थ, कार्य और पूर्ति, यह आपके छठे लेसन का नाम है। तो छठा लेसन में सबसे पहले आपको मुद्रा क्या होती है, इसके कार्य क्या है, पूर्ति क्या है, इनके बारे में बताएंगे। आज हम इसकी पहली वीडियोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुद्रा क्या है। तो प्रिय छात्रों, आपको पता है कि मनुष्य आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे की इसको जरूरत पड़ती रहती है, एक दूसरे से कुछ लेना पड़ता है। हर वस्तु, हर आदमी नहीं पैदा कर सकता, या दूसरे शब्दों में कहे हर व्यक्ति हर चीज को उत्पादन नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको एक दूसरे आदमी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो शुरू में जो मुद्रा वो विनिमय काम करती है, तो हम विनिमय जानेंगे। पहले क्या होता है विनिमय? होता है लेन देन, किस प्रकार एक दूसरे को वस्तु लेनी और किस प्रकार देनी। तो शुरू में जब समाज ज्यादा जटिल नहीं था, बहुत कम जनसंख्या थी, तो लोग आपस में एक दूसरे वस्तु को लेना देना करते थे। एक को दूसरे, जिस आदमी को वस्तु की जरूरत थी तो दूसरी आदमी को जिसको जरूरत थी, वो दोनों आपस में मिलकर के एक दूसरे की वस्तु को ले लिया करते थे। तो सबसे पहले तो आदमी वस्तु लिया करके हम उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। पहले विनिमय, आपसी लेन देन, वस्तु आपसी लेन देन विनिमय कहलाता है। सबसे पहले विनिमय का पता होना चाहिए आपने। फिर सबसे जो प्रणाली चली हमारी विनिमय की, वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली चली, इसमें क्या था कि लोग आपस में एक दूसरे को वस्तु दे दिया करते थे। जैसे जूते वालों को गेहूं की जरूरत है, तो वो जूता बना करके गेहूं वालों को दे दिया करता था, और गेहूं वालों से जूते गेहूं, जो मान लिया हम दो आदमी हैं, गेहूं पैदा करता है जो किसान, और दूसरा है जूते बनाने वाला, मोची। जब इस किसान को यह किसान मोची को गेहूं दे देता था। क्या देता था? गेहूं। और मोची किसान को जूते दे देता था। लेकिन यहां एक समस्या पैदा है कि जब किसान को भी जूतों की जरूरत होनी चाहिए, किसान को जूतों की जरूरत होनी चाहिए, और जूते बनाने वाले मोची को गेहूं की जरूरत होनी चाहिए, तो ये बड़ा आसान था। लेकिन ऐसा समाज में नहीं होता कि जूते बनाने वालों को गेहूं की जरूरत हो या फिर किसान को जूते बनाने की जरूरत हो। आपसे इसको बोलते हैं दोहरा संयोग। दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी था, लेकिन दोहरा संयोग को खत्म करने के लिए ये समस्या बड़ी समाज में थी, जिसको हम कहते हैं दोहरा संयोग। दोहरा संयोग होना बड़ा मुश्किल था। हमने आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा इसके बारे में, और 11वीं क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए, दोहरा संयोग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक दोहरा संयोग नहीं होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी पूर्ण नहीं हो पाती थी। तो इसमें बहुत ज्यादा किसान को भी ज्यादा ढूंढना पड़ता था, और जूते बनाने वाले को भी अपना सामान लेने के लिए काफी ढूंढना पड़ता था। इस प्रकार ये प्रणाली जटिल होती गई। जो जनसंख्या बढ़ती गई, मनुष्य की आवश्यकताएं अधिक होती गई, तो उसको सुलझाने के लिए एक नया सिस्टम आया जो सर्वमान्य थी। ऐसी धातु ली गई जो सर्वमान्य थी। जैसे सोना है, ये एक ऐसी धातु थी, सोना, चांदी,
ये धातु ऐसी थी जो हर कोई मना नहीं करता था लेने के लिए। तो इसके लिए जब भी धातु मुद्रा, दोहरी गणना की समस्या को खत्म करने के लिए धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ, और धातु मुद्रा के प्रचलन में सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के सिक्के चलाए गए, और इसको सिक्के लंबे समय तक चलते रहे और लंबे समय तक धातु मुद्रा का प्रयोग होता रहा। लेकिन जो जो पब्लिक बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, ये भी हमारी कम होती गई। और इसमें एक और नई समस्या थी, जैसे जिस धातु में जितना सोना था उसकी वस्तु उतने के बदले में ही थी, या उसकी करेंसी उसमें थी। लेकिन सोने के अंदर सोना है, सोने के अंदर चांदी है, तांबा है, इन सिक्कों का प्रचलन में आया। लेकिन धीरे धीरे आगे इसके बाद हमारा प्रचलन इसी समस्या को समाधान करने के लिए पेपर मुद्रा शुरू हुई। पेपर मुद्रा, इसको कागजी मुद्रा भी कहते हैं, कागजी। इसमें नोट, क्रेडिट कार्ड, व डेबिट कार्ड आदि शामिल किए गए। इनके जरिए लोगों के द्वारा लेन देन किया जाने लगा। और जो जो जैसे कि हम आज वर्तमान की बात करें तो ई करेंसी, ई करेंसी का भी प्रचलन है। ई करेंसी जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि, इनके जरिए भी वस्तुओं का लेन देन होता है। तो आज हमने आपको बताया मुद्रा के बारे में कि मुद्रा है उसके कार्य क्या क्या हैं। उसके बारे में बात करने से पहले आपने मुद्रा का अर्थ अच्छी तरह से जान लेना है। मुद्रा होती क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात संक्षेप में हम कहें कि भुगतान उस भुगतान को कहते हैं जो भविष्य में किए जा सके। कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून विनिमय का माध्यम स्थापित किया गया हो या जिसको सरकार ने आदेश दिया हो। मुद्रा कोई भी कोई भी ऐसी वस्तु मुद्रा हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया जाए। जिसे कानून द्वारा विनिमय माध्यम घोषित किया जाए। तो मेरे ख्याल में आपको इसका समझ में आ गया होगा आपको कि हम किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा कहें तो हम मुद्रा की परिभाषा एक ऐसी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिसे साधारणतया विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसके साथ
ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचयन का भी कार्य करती है। यह आपको अर्थ समझ में आ गया। मुद्रा परिभाषा हम इसके लें तो परिभाषा इसकी ले तो परिभाषा के रूप में किसी भी वस्तु के रूप में जिसे साधारण विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो, माध्यम स्वीकार किया जाता हो, साफ किया जाता हो और इसके साथ ही मूल्य के मापक मूल्य के मापक और मूल्य के संचय के रूप में कार्य करती हो। तो आपने ये परिभाषा याद कर लेनी है अच्छे से। इस परिभाषा को बार बार याद करना, हमने रखना है, भूलना नहीं है। तो इस परिभाषा को यदि याद कर लेते हैं तो इसमें देखिए ऐसी धातु होती है, कोई भी धातु हो सकती है, कागज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जिसमें क्या गुण होने चाहिए। नंबर एक तो वो विनिमय के रूप में हर किसी के द्वारा स्वीकार की जाती हो और उसके पीछे कानूनी सहारा हो, कानून के द्वारा विनिमय का माध्यम बनाया गया हो और इसके साथ ही उसमें एक गुण ये भी होना चाहिए कि मूल्य का मापक होना चाहिए और साथ में धन के संचय के रूप में भी स्वीकार हो सकती हो, स्वीकार कार्य करती हो। ये गुण है तो हम उसे मुद्रा कह सकते हैं। अब मुद्रा के बारे में आज की वीडियोज में आप इतना ही जाने कि मुद्रा है क्या। यदि हम इसे संकुचित रूप में लें मुद्रा को, तो संकुचित परिभाषा के रूप में लें तो करेंसी और मांग जमाएं संकुच अर्थ में यदि हम इसका अध्ययन करें तो क्या कहेंगे हम, करेंसी जमा में मांग जमाएं। जितनी भी करेंसी पब्लिक में फैली हुई है और साथ में जितनी मांग जमाएं हैं, इन दोनों को मिला दें तो हमारी संकुचित भाषा के अनुसार मुद्रा कहलाती है। इससे विपरीत इसके साथ साथ यदि हम विस्तृत रूप में लें तो इसको मौद्रिक परिसंपत्तियों के साथ मुद्रा विस्तृत अर्थ में मुद्रा क्या है, विस्तृत अर्थ में मौद्रिक परिसंपत्तियां, जितनी मौद्रिक परिसंपत्तियां हैं मौद्रिक परिसंपत्तियां प्लस में निकट मौद्रिक परिसंपत्तियां। दो प्रकार की बातें हैं इसमें जुड़ी हुई।
इस तरह से हम इसे विवरण है उन परिसंपत्तियों से जिन्हें बहुत कम समय में नोटिस के द्वारा मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे समावधि, चेक आदि। मुद्रा को हम इसके बाद आपका जानना जरूरी है कि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा का वास्तविक मूल्य है। मुद्रा का मूल्य तथा वस्तु का मूल्य। मुद्रा में दो प्रकार का मूल्य होता है। यदि हम बात करें यहां, जैसे आपका 10 रुपए का नोट है कोई आपके पास, ये 10 रुपए का नोट है। 10 रुपए का नोट का मौद्रिक मूल्य है वो आपका 10 रुपए है, यानी 10 रुपए की जो भी कोई वस्तु होगी वो इसके बदले में आपको मिल जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें इसके वस्तु मूल्य की, तो 10 रुपए का जो कागज है उसका मूल्य है, जो 10 रुपए का नोट है इसका जो कागज है, कागज का मूल्य है, उसको हम वस्तु का मूल्य कहेंगे। कोई भी नोट आपके पास 500 का नोट है, उसका यदि मौद्रिक मूल्य की बात करें तो उसमें एक ऐसी पावर है, ऐसी उसके अंदर पावर है जो 500 की कोई भी वस्तु जो 500 रुपए में आती है वो आपसे खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, नोट पे आपने देखा होगा लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये गवर्नर की तरफ से लिखा हुआ आता है, तो वचन देता है कि ये जो कागज आप ले रहे हैं, इस कागज के बदले में जो आपके हाथ में है उसका अदा करने का वचन हमारा केंद्रीय बैंक देता है। क्योंकि केंद्रीय बैंक हमारा नोट जारी करता है तो हमें वचन देता है। 10 के नोट पर 10 रुपए लिखा हुआ कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये चीज इसलिए लिखी होती है, जो कागज आपके हाथ में उस कागज पर जो लिखित मुद्रा रिटर्न में अंकित मूल्य है उतने रुपए की वस्तु आप कभी भी खरीद सकते हैं, ये उसका मौद्रिक मूल्य है। और यदि इसमें जो कागज प्रयुक्त हुआ है, चाहे 500 का नोट है, चाहे 1000 का, चाहे 2000 का, जो भी नोट है आपके हाथ में या कागज, उसमें जो वो उस वस्तु का मूल्य है। इसी प्रकार सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है या 1 रुपए का सिक्का है। इस सिक्के में जो धातु लगी है वो उसका वस्तु मूल्य है। मूल्य वस्तु मूल्य है, और जो इसका अंकित मूल्य है वो उसका मौद्रिक मूल्य है। तो आपको संक्षेप में समझ गया में आ गया होगा, जो अंकित मूल्य था वो मौद्रिक मूल्य कहलाता है, और जो उसमें वस्तु यूज की गई है उस वस्तु का जो मूल्य है उसका हम मौद्रिक मूल्य की बजाय उसको वस्तु का मुद्रा का वस्तु मूल्य के नाम से जानते हैं। आगे हम मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं हम। मुद्रा का वर्गीकरण में क्या है, मुद्रा का वर्गीकरण कितने प्रकार का? तो नंबर 1 पूर्णकाय। पूर्णकाय मुद्रा कौन सी होती है? पूर्णकाय मुद्रा आपकी उसका संबंध उस मुद्रा से है जिसका सिक्कों के रूप में होते हैं। यदि सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य दोनों बराबर हो तो पूर्ण मुद्रा कहा जाता है। जैसे हम कहें कि एक चांदी का सिक्का है, वो एक, क्योंकि अंग्रेजों के काल में या पुराने समय में, आज से पुराने टाइम में चांदी के सिक्के होते थे। चांदी के सिक्के पर 1 लिखा होता था, 1 लिखा होता था। तो इसका जो चांदी का मूल्य है वो भी 1 रुपया था और वस्तु का भी मूल्य 1 रुपया था। उसमें जो चांदी लगी थी वो भी 1 रुपए की थी, चांदी तो वो भी 1 रुपए की थी और अंकित भी उस पर 1 रुपया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने की वो वस्तु है, जितनी की वो धातु है, उस पर जितना की धातु उतने उस पर अंकित मूल्य है, तो पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है। समझ में आ गया आपको पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है? जिसमें जितने रुपए की धातु लगी है और धातु के ऊपर भी मूल्य उतना ही अंकित है। अर्थात अंकित मूल्य
और धातु लगी हुई मूल्य यदि बराबर है तो पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है। इसके बाद दूसरी आपकी प्रतिनिधि पूर्णकाय। प्रतिनिधि प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। हम ये जानते हैं क्या होती है पूर्ण मुद्रा। इसका मतलब कागजी नोटों से है। एक नोट पूर्णकाय रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में नोट पूर्णकाय सिक्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली चिट है जिसे सरकार जारी करता है। उस कागज से नोट पर छपे होते हैं पर अपना कोई बाजार मूल्य नहीं होता। इसमें नोट आते हैं, नोट, कागजी नोट। कागजी नोट में प्रतिनिधि करते हैं, जो पूर्णकाय मुद्रा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अपना कोई खास मूल्य नहीं होता, कागज का कोई खास मूल्य नहीं होता इसका अपना, लेकिन ये पूर्णकाय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे पूर्णकाय प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। इसका अपना कोई खुश बाजार का कोई खास मूल्य नहीं है। यदि हम इसके बजाय कहें कि इसका वस्तु मूल्य और अंकित मूल्य अलग अलग होते हैं। जो धातु है या तो धातु के सिक्के हैं, चाहे वो कागजी नोट है, उनके ऊपर जो लिखा हुआ मूल्य है वो और वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है। इसमें उसमें यही फर्क है। इसका जो पूर्णकाय मुद्रा है इसका वस्तु मूल्य और मुद्रा मूल्य एक ही होता है। इसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य अलग अलग होता है। जैसे कागजी नोट आपका 500 का नोट है और वो 500 का नोट है तो वो आपका वस्तु मूल्य, उसका कागज का कोई मूल्य नहीं है खास, और जबकि उस पर अंकित मूल्य है वो 500 रुपए है तो उसका मौद्रिक मूल्य 500 है और वस्तु का मूल्य कोई खास नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की मुद्रा को हम प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। और तीसरी है शाख मुद्रा। शाख मुद्रा, शाख मुद्रा में क्या है, उस मुद्रा को कहते हैं इसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। उसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है। सिर्फ वो शाख के ऊपर ही चलती है, से अधिक होता है, शाख के ऊपर ही चलती है। ये जैसे उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इस वस्तु का मुद्रा के सांस होता था, बाजार का मूल्य मौद्रिक मूल्य से बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए भारत में 1 रुपए का सिक्का है, जिस धातु का बना हुआ है उसका बाजार मूल्य 1 रुपए के सिक्के के मौद्रिक मूल्य से बहुत कम है। यदि ऐसा नहीं हो तो लोग सिक्कों को पिघलाकर उसे धातु के रूप में बाजार में 1 रुपए इसमें अधिक से बेचने लगेंगे। मैंने पहले बताया था आपने, जैसे 1 रुपए का सिक्का है, यहाँ हम कागजी नोटों की प्रतिनिधि बात कर रहे थे, यहाँ पूर्णकाय की बात कर रहे थे। यहाँ आज पुराने समय में 1 रुपए का चांदी का नोट 1 रुपया अंकित मूल्य था और 1 रुपया उसकी वैल्यू थी, तो वो पूर्णकाय मुद्रा था। लेकिन आज के समय में हम यदि बात करें 1 रुपया यदि उसकी शाख मुद्रा पर होता है, 1 रुपए का सिक्का है, उसका जो लोहा लगा है उसमें जो उसकी जिस धातु का बना है उसकी कीमत 1 रुपए से कम है तो वो उसकी शाख मुद्रा कहलाएगी। यदि हम मान लिया बाय द वे इसकी हम कर देते ज्यादा, आज चांदी का सिक्का चलाएं, ये 10 ग्राम का है और ये 1 रुपया पर अंकित कर दें तो ये 10 ग्राम चांदी है। आज के टाइम में ये लगभग 600 रुपए के आसपास होती है। तो लोग क्या करेंगे, इस चांदी के सिक्के को पंगला करके 1 रुपए की बजाय इसे 600 रुपए में बेचेंगे। इसलिए इस बात से बचने के लिए जो ये सिक्के होते हैं इनकी वैल्यू इसकी वस्तु की मूल्य से, जो वस्तु का मूल्य होता है उससे कम में रखा जाता है। जैसे कि भारत में 1 रुपए का नोट है, इस प्रकार का 1 रुपए का सिक्का है, इस प्रकार की धातु प्रचलित है। तो आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा अच्छे से कि जो मुद्रा है वो 3 प्रकार की होती है। एक पूर्णकाय जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य बराबर होता है, दूसरा प्रतिनिधि मुद्रा पूर्णकाय जिसका अपना वस्तु मूल्य तो कुछ नहीं होता परंतु उसका प्रतिनिधित्व करती है
उसके ऊपर हमारे गवर्नर के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, जिस पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वो उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो उसका अंकित मूल्य है उसका प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कागजी नोट, कोई भी कागजी नोट है। तीसरा साख मुद्रा, ये वो मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है, मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से ज्यादा होता है। ऐसे यदि ऐसा ना हो तो मैंने आपको बताया कि लोग उसको पंगला करके बेचना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से बचने के लिए तो मेरे ख्याल में मैंने आज आपको मुद्रा के बारे में अर्थ और उसका वर्गीकरण, उसकी संकुचित परिभाषा, विस्तृत परिभाषा में बताने का प्रयास किया है। और कल हम इसके बात करेंगे कार्य और पूर्ति के बारे में। आज के लिए इतना काफी, ये करना आपने। करते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।